अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ड्रग एफिनिटी और ड्रग एफिकेसी को डिस्कस किया था। ड्रग एफिकेसी में हम लोगों ने ये बात की थी कि किसी भी ड्रग का मैक्सिमम रिस्पॉन्स अचीव करने के दो फैक्टर्स हैं, एक ड्रग फैक्टर और दूसरा है टिश्यू फैक्टर। ड्रग फैक्टर में हमने ड्रग इंट्रिंसिक एफिकेसी की बात की थी, जिसका मतलब है कि ड्रग की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये डिसाइड करेंगी कि कोई भी ड्रग अपने रिसेप्टर्स के लिए किस तरह बिहेव करेगी। अब हम ड्रग इंट्रिंसिक एफिकेसी की बेस पे फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, न्यूट्रल एंटागोनिस्ट और इन्वर्स एगोनिस्ट को डिस्कस करेंगे। फुल एगोनिस्ट किसी ऐसी ड्रग को कहते हैं जो अपने रिसेप्टर्स के साथ 100% बाइंड करे और मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, जबकि पार्शियल एगोनिस्ट किसी ऐसी ड्रग को कहते हैं जो अपने रिसेप्टर्स के साथ 100% बाइंड करे लेकिन उसका रिस्पॉन्स सब मैक्सिमल हो। न्यूट्रल एंटेगोनिस्ट ये किसी ऐसी ड्रग को कहते हैं जिसकी बाइंडिंग तो अपने रिसेप्टर्स के साथ 100% हो लेकिन उसकी एफिकेसी हमेशा ज़ीरो हो, यानी कि चाहे किसी भी टिश्यू पे जितने मर्जी रिसेप्टर्स एक्सप्रेस हों, अगर कोई ड्रग न्यूट्रल एंटेगोनिस्ट है तो उसकी एफिकेसी हमेशा ज़ीरो ही आएगी। लास्ट वन इज़ इन्वर्स एगोनिस्ट। इन्वर्स एगोनिस्ट इज़ अ ड्रग विथ नेगेटिव एफिकेसी। Next, we discuss how a partial agonist works. The point to be noted here is that in the absence of the full agonist, a partial agonist acts as an agonist, but in the presence of the true agonist, it acts as an antagonist. यानी कि किसी फुल एगोनिस्ट की गैर मौजूदगी में तो पार्शियल एगोनिस्ट एक एगोनिस्ट के तौर पे ही काम करेगा, लेकिन अगर कोई ट्रू एगोनिस्ट मौजूद हो तो उस केस में एक पार्शियल एगोनिस्ट एंटेगोनिस्ट का काम करेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़ ब्यूप्रीनॉर्फिन। ब्यूप्रीनॉर्फिन एक ऐसी ड्रग है जो कि पार्शियल एगोनिस्ट है एट ओपियोइड रिसेप्टर्स। दिस ड्रग इज़ यूज्ड टू ट्रीट हीरोइन एडिक्ट्स। अगर हम किसी ऐसे पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं जो कि हीरोइन का नशा करता है, तो हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे कि एकदम से उसको हीरोइन छुड़वा दें, क्योंकि इस तरह से पेशेंट को काफ़ी सीवियर विड्रॉल सिम्टम्स आ सकती हैं और पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो हम रिहेबिलिटेशन थेरेपी में क्या काम करते हैं कि हम पेशेंट में हीरोइन की डोज आहिस्ता आहिस्ता कम करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी सी डोज कम करते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स आती हैं लेकिन वो बियरेबल होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो है वो नशा लेना छोड़ देता है। लेकिन इस दौरान अगर पेशेंट खुद से हीरोइन ले ले तो हमें सारी थेरेपी दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो हम रिहेबिलिटेशन थेरेपी में क्या काम करते हैं कि हम हीरोइन की बजाय ब्यूप्रीनॉर्फिन पेशेंट को देना स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज कम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हीरोइन चूंकि एक पार्शियल एगोनिस्ट है और हीरोइन जो थी वो ओपियोइड रिसेप्टर्स पे फुल एगोनिस्ट का काम कर रही थी। ब्यूप्रीनॉर्फिन पार्शियल एगोनिस्ट होने की वजह से हीरोइन की एब्सेंस में तो एगोनिस्ट के तौर पे काम करते हुए हीरोइन जैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, लेकिन जैसे ही पेशेंट खुद से अगर हीरोइन ले लेगा तो उस केस में ब्यूप्रीनॉर्फिन एंटेगोनिस्ट का काम करते हुए विड्रॉल सिम्टम्स को रिड्यूस कर देगी और पेशेंट को रिहेबिलिटेट करने में मदद देगी। अदर एग्जांपल इज ऑफ पिंडोलोल। पिंडोलोल एक ऐसी ड्रग है जिसको यूज़ किया जाता है टू ट्रीट हाइपरटेंशन। इस ड्रग को यूजुअली एड्रिनर्जिक एंटेगोनिस्ट कंसिडर किया जाता है, लेकिन असल में ये पार्शियल बीटा एगोनिस्ट है। अब दिन के टाइम पे तो ये ड्रग हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में काफ़ी मददगार साबित होती है, लेकिन रात के वक्त ये ब्लड प्रेशर को कम करने की बजाय बढ़ाना शुरू कर देती है, क्योंकि दिन के वक्त हमारी बॉडी में कैटेकोलामीन्स जो कि बीटा रिसेप्टर्स पे ट्रू एगोनिस्ट का काम करते हैं उनका लेवल ज़्यादा होता है। अब ट्रू एगोनिस्ट की प्रेजेंस में एक पार्शियल एगोनिस्ट जो है वो एंटेगोनिस्ट के तौर पे काम करता है। इसलिए पिंडोलोल चूंकि एक पार्शियल एगोनिस्ट है तो कैटेकोलामीन्स की प्रेजेंस में ये एंटेगोनिस्ट का काम करते हुए एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन रात के वक्त जब हम सो चुके होते हैं तो उस वक्त कैटेकोलामीन्स का लेवल काफ़ी हद तक कम हो चुका होता है हमारी बॉडी में। उस केस में पिंडोलोल ट्रू एगोनिस्ट की एब्सेंस में एगोनिस्ट का काम करते हुए ब्लड प्रेशर को कम करने की बजाय उल्टा बढ़ाना स्टार्ट कर देगी। इसलिए इस तरह की ड्रग जो भी पार्शियल एगोनिस्ट हैं उनको ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के लिए प्रेफर नहीं किया जाता। अब हम देखते हैं कि पिंडोलोल किस तरह से ब्लड प्रेशर को कम करती है। लेट्स सपोज वी हैव 50 रिसेप्टर्स ऑन अ टिश्यू। अब
पिंडोलोल देने से पहले इन 50 के 50 रिसेप्टर्स के साथ कैटिकोलामीन्स ही बाइंड कर रही थी और एगोनिस्ट का काम करते हुए मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही थी। लेट्स सपोज 100% रिस्पॉन्स। अब अगर हम पिंडोलोल दें तो पिंडोलोल कैटिकोलामीन्स के साथ compete करेगी टू ऑक्यूपाई द रिसेप्टर साइट। लेट्स सपोज आफ्टर पिंडोलोल इज गिवन 20 receptors will bind with catecholamines and will produce 40% response, and the remaining 30 receptors will bind with pindolol and give 20% response। तो ओवरऑल रिस्पॉन्स जो होगा वो 60% आ जाएगा, यानी कि पिंडोलोल की मौजूदगी में जो रिस्पॉन्स कम हुआ है वो 40% रिस्पॉन्स कम हुआ है, यानी कि ब्लड प्रेशर 40% कम होगा। अब हम बात करते हैं इन्वर्स एगोनिस्ट की। इन्वर्स एगोनिस्ट को हमने डिफाइन किया था अ ड्रग विद अ नेगेटिव एफिकेसी। यूजुअली हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी रिसेप्टर हैं वो तभी एक्टिवेट होंगे जब उनके साथ आके कोई लाइगेंड अटैच होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स ऐसे भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेटेड हैं, यानी कि उन्हें एक्टिवेट होने के लिए किसी भी लाइगेंड की ज़रूरत नहीं होती और वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड होते हैं। दूसरे टाइप के रिसेप्टर्स जिनके साथ लाइगेंड आके अटैच होके उनको एक्टिवेट करता है, उनको कहते हैं इंड्यूसिबली एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स। अब इन्वर्स एगोनिस्ट क्या काम करता है कि इन्वर्स एगोनिस्ट उन रिसेप्टर्स के एक्सप्रेशन को कम कर देता है जो कि कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव हैं बॉडी में, और जो ड्रग है वो नेगेटिव एफिकेसी प्रोड्यूस करती है। लेट्स सपोज वी हैव 100 रिसेप्टर्स फॉर अ मीडिएटर। अब इनमें से 80 रिसेप्टर्स जो होंगे वो किसी लाइगेंड के साथ अटैच होने के बाद एक्टिवेट होंगे, और जो कि 20% रिसेप्टर्स होंगे वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स होंगे, यानी कि उन्हें किसी लाइगेंड की ज़रूरत नहीं होगी एक्टिवेट होने के लिए। अब अगर हम एक मेडिसिन दें जो कि इन 80 में से 60 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने के बाद 60% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, और ये जो 20% रिसेप्टर्स थे इनसे भी 20% रिस्पॉन्स आए, तो टोटल रिस्पॉन्स 80% होगा। अब अगर हम एक ऐसी मेडिसिन दें जो कि इन्वर्स एगोनिस्ट हो, यानी कि वो इन 20 रिसेप्टर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेटेड हैं उनके एक्सप्रेशन को ही कम कर दे, तो जो ड्रग जिसके पहले 60 मॉलिक्यूल्स 80% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि 20% तो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स से आ रहा था, अब उनका एक्सप्रेशन ही ख़त्म हो गया, तो जिस ड्रग के पहले हमें 60 मॉलिक्यूल्स चाहिए थे अब उसके 80 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे टू अचीव 80% रिस्पॉन्स। तो इस केस में ड्रग की एफिकेसी नेगेटिव में चली जाएगी, और ऐसी ड्रग को कहते हैं इन्वर्स एगोनिस्ट। एक बात जहन में रखें कि इन्वर्स एगोनिस्ट का वर्ड उसी केस में बोला जाएगा जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होंगे। कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बेंजोडाइज़ेपीन रिसेप्टर्स में देखा गया था, जिनका दूसरा नाम गाबा रिसेप्टर्स भी है। गाबा बेसिकली एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है हमारी बॉडी में। एक होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और दूसरे हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जब हम स्लीपी हो जाते हैं तो उस केस में हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल हाई होता है, और जब हम एक्साइटेड होते हैं यानी कि हम एक्टिवेटेड होते हैं तो उस केस में हमारी बॉडी में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल ज़्यादा होता है। तो गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके रिसेप्टर्स बॉडी में कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेटेड रहते हैं, और इसी की वजह से हमें नींद आती है। ये किस तरह से काम करता है? फॉर एग्जांपल, ये एक सेल मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, और यहाँ पे एक आयन चैनल है। ये आयन चैनल है कोलोरॉइड आयन चैनल, और इसके साथ एक रिसेप्टर अटैच है जो कि गाबा का रिसेप्टर है। ये आयन चैनल तब तक क्लोज रहेगा जब तक गाबा का मॉलिक्यूल अपने रिसेप्टर के साथ आके अटैच नहीं होगा। जैसे ही गाबा का मॉलिक्यूल अपने रिसेप्टर के साथ आके अटैच होगा तो यहाँ से ये कोलोरॉइड चैनल ओपन होगा। कोलोरॉइड सेल की बाहर की तरफ से अंदर की तरफ मूव करेंगे। चूँकि क्लोराइड एक नेगेटिव चार्ज है तो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन विल बी नेगेटिव, सेल जो है वो हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगा और स्लीप इंड्यूस होगी। बेंजोडाइज़ेपीन्स जो हैं वो इसी रिसेप्टर पे अटैच होती हैं, लेकिन वो सेम साइड पे अटैच नहीं होती, यानी कि एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होकर गाबा जैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। बेंजोडाइज़ेपीन में एक एग्जांपल हमने डिस्कस की थी अल्प्राजोलाम।
जिसको यूजुअली एपिलेप्सी के पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है। लेकिन कोई भी इन्वर्स एगोनिस्ट बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर्स के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी वजह से प्रो कन्वल्सिव इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। The only inverse agonist in clinical practice is pimavanserin, a 5-hydroxytryptamine inverse agonist to treat psychosis. साइकोसिस में बेसिकली सेरोटोनिन की ओवर एक्साइटेशन हो जाती है। तो अगर हम इन्वर्स एगोनिस्ट को यूज़ करते हुए ऐसे रिसेप्टर्स का एक्सप्रेशन कम कर दें जो कि कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स हैं, तो जब सेरोटोनिन अपने रिसेप्टर्स के साथ आके अटैच होगी तो वो कम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी और पेशेंट को काफ़ी हद तक रिलीफ हो। आखिरी बात, यहाँ पे हमने एलोस्टेरिक का वर्ड यूज़ किया था। एक कॉन्सेप्ट है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन का और दूसरा है ऑर्थोस्टेरिक मॉड्यूलेशन का। अगर तो दो ड्रग्स या दो लाइगेंड्स किसी सेम रिसेप्टर की डिफरेंट बाइंडिंग साइट के लिए compete करें तो उसको कहते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। जैसे कि इधर गाबा और बेंजोडाइज़ेपिन के केस में हुआ है, रिसेप्टर सेम है लेकिन बाइंडिंग साइट दोनों की डिफरेंट है। इसी तरह बारबिचुरेट्स एक ड्रग की क्लास है, वो उस रिसेप्टर की उसी साइट पे अटैच होती हैं जहाँ पे गाबा का मॉलिक्यूल आके अटैच होगा। तो अगर दो लाइगेंड्स किसी सेम रिसेप्टर की सेम बाइंडिंग साइट के लिए compete करें तो उसको कहते हैं ऑर्थोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। और अगर दो लाइगेंड या दो ड्रग्स किसी सेम रिसेप्टर की डिफरेंट बाइंडिंग साइट के लिए compete करें तो उसको कहते हैं ऑर्थो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन।